हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग यूपीएससी मेन से संबंधित वैकल्पिक विषय इतिहास की महत्वपूर्ण किताबों को जानेंगे। आप लोगों के काफ़ी समय से मुझे कमेंट मिल रहे थे कि आप लोग इतिहास वैकल्पिक विषय को लेकर कंफ्यूज हैं, कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, क्या इतिहास को वैकल्पिक विषय के रूप में रखा जाए या नहीं रखा जाए। ऐसे बहुत सारे कमेंट मुझे देखने को मिल रहे थे। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए ये मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आज का वीडियो मैंने टॉपर्स के सुझाव के आधार पर, यानी ऐसे टॉपर्स जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है, इसके अलावा इंडिया की टॉप लेवल कोचिंग दृष्टि, विजन, ध्येय, अन्य भी कोचिंग्स हैं जिनकी फैकल्टी जो कि ऑप्शनल पढ़ाती हैं, ऑप्शनल हिस्ट्री पढ़ाती हैं, उनके जो सुझाव रहे हैं उनके आधार पर ये वीडियो मैंने तैयार किया है। यहाँ पर मैं कुछ ऐसी किताबों का जिक्र करूंगा जो अधिकांश टॉपर्स ने सुझाई हैं, तो वही किताबें आज की वीडियो में मैंने रखी हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर देखिए, बात कर लेते हैं आपके हिस्ट्री ऑप्शनल की। तो यूपीएससी मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट का काफी अहम रोल है, क्योंकि ऑप्शनल एक भारी भरकम सब्जेक्ट होता है जो कि आपका पूरा 500 नंबर का होता है। हिस्ट्री ऑप्शनल यानी कोई भी ऑप्शनल हो, हर ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 आपका 250 नंबर का होता है और पेपर 2 भी यहाँ पर 250 नंबर का है। अगर हम हिस्ट्री पेपर 1 की बात करें तो हिस्ट्री पेपर 1 में इसका एक भाग प्राचीन इतिहास है और दूसरा भाग मध्यकालीन इतिहास है। यानी मोटे तौर पर हम कह सकते हैं पेपर 1 में प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से संबंधित तथ्य पूछे जाते हैं। पेपर 2 में आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास से संबंधित तथ्यों को पूछा जाता है। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो पेपर 1 250 नंबर का होता है और इसको हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। 3 घंटे में आपको इसको हल करना होता है। टोटल यहां पर 8 प्रश्न दिए जाते हैं। 8 में से केवल आपको 5 प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं। अब देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं खंड ए और खंड बी है। इसमें खंड ए जो है पूरी तरह से प्राचीन इतिहास से संबंधित होता है और खंड बी मध्यकालीन इतिहास से संबंधित होता है। दोनों ही खंडों में 4-4 प्रश्न दिए जाते हैं, यानी ऐसे करके 8 प्रश्न हो गए। 8 में से आपको 5 करने होते हैं। लेकिन यहां पर एक कंडीशन दे रखी होती है, प्रश्न संख्या 1 और 5 जो है ये अनिवार्य है। यानी कि खंड ए का पहला नंबर प्रश्न और खंड बी का 5वें नंबर वाला जो प्रश्न है ये अनिवार्य है, तो करना ही करना है। तब बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये तो आपने किया ही किया, इसके अलावा एक प्रश्न और करना है, कंपलसरी है। कहने का मतलब क्या है कि खंड ए और खंड बी से मिनिमम आपको 2 प्रश्न तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। मिनिमम यहां पर इन दोनों से 2-2 प्रश्न तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अब बचा हुआ जो 5वें नंबर वाला प्रश्न है, चाहे तो आप खंड ए से कर सकते हैं या फिर खंड बी से कर सकते हैं। तो यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा जो प्रश्न है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यहां पर जो खंड ए का पहला नंबर जो प्रश्न है ये मैप बेस्ड होता है, मैप पर आधारित होता है। यानी आपको एक मैप दिया जाता है और मैप में 20 स्थान दिए होते हैं जिनको डॉट के माध्यम से इस तरह से दर्शाया जाता है और हर जगह नंबरिंग की जाती है कि ये फलाना 1 नंबर है, ये 3 नंबर है या 4 नंबर है, ऐसे करके। और उन स्थानों की विशेषताएं लिखी होती हैं कि स्थान किससे संबंधित है। बस यहां पर करना क्या है, आपको उन स्थानों को आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए यहां पर इसकी पहले नंबर वाले स्थान की विशेषता दी हुई है, ये प्राचीन बंदरगाह है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है प्राचीन बंदरगाह कौन सा प्राचीन बंदरगाह है। उस बंदरगाह का आप नाम लिखेंगे और 30 शब्दों में 30 वर्ड्स में आप इसकी कह सकते हैं व्याख्या लिखेंगे। 30 शब्दों में आपकी व्याख्या करनी है। तो ऐसे करके मैप पर आपको 20 स्थान दिए जाते हैं और 20 स्थान आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं, उससे संबंधित उनकी व्याख्या लिखनी होती है, यानी 1 से 1.5 लाइन में उनकी व्याख्या लिखनी होती है। तो ऐसे करके ये वाला जो क्वेश्चन है ये 50 मार्क्स का होता है, 50 नंबर का होता है। ऐसा कहा जाता है कि यहां पर आप 40 नंबर आपके कहीं गए नहीं है। अगर आपने अच्छे से मैप की प्रैक्टिस की है, अगर आपने इतिहास का अध्ययन मैप से किया है, तो आपके यहाँ पर 40 नंबर कहीं गए नहीं है। 40 नंबर आप इसमें से बड़े आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी खंड ए के क्वेश्चन नंबर 1 की। अब खंड ए के बाद बाकी प्रश्नों का क्या हाल है ये भी जान लीजिए। अब देखिए, खंड ए में जो बाद बाकी प्रश्न होते हैं ये सेपरेट नहीं होते हैं। मान लीजिए सेकंड वाला प्रश्न है तो केवल अकेला यही प्रश्न होगा, ऐसा नहीं है। एक प्रश्न के भीतर भी 3 खंड बनाए जाते हैं, ऐसे करके ए बी सी। हो सकता है ए बी सी एक ही टॉपिक से हो सकता है ए बी सी अलग अलग टॉपिक से हो। यानी ये मौर्यकाल से संबंधित आ जाए, ये गुप्त से आ जाए, ये वर्धन यानी हर्षवर्धन से संबंधित आ जाए, ये भी हो सकता है। सेम यहां पर यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यानी यहां पर ए बी और सी, ए बी और सी ये देखने को मिलेगा। सिमिलरली 6, 7, 8 में भी आपको यही देखने को मिलेगा। यहां पर भी एक प्रश्न के भीतर 3 खंड बनाए जाते हैं और तीनों हो सकता है एक ही टॉपिक से हो या फिर अलग अलग टॉपिक से आ जाए।
ठीक है, तो ये आपको यही पैटर्न यहां पर भी देखने को मिलेगा। अभी मैं प्रश्न पत्र दिखा दूंगा आपको। खंड बी का क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो खंड बी का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पर 5 प्रश्न दिए जाते हैं। यहां पर 3 नहीं देते हैं, यहां पे 5 देते हैं और प्रत्येक 10 नंबर का होता है। प्रत्येक 10 नंबर का होता है, टोटल ये 50 नंबर का होता है और पांचों के बारे में आपको लिखना होता है। 150 नंबर की टिप्पणी होती है जिसको आपको करना होता है। तो ये तो आपके पेपर 1 का हाल हो गया। अब पेपर 2 पर चलते हैं। अब पेपर 2 पर आ जाते हैं। ये भी आपका 250 नंबर का है। इसको करने के लिए भी आपके पास 3 घंटे का समय दिया जाता है और यहां पर भी टोटल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 5 का जवाब देना होता है। यहां पर 2 खंड होते हैं, खंड ए और खंड बी। खंड ए जो है आधुनिक इतिहास से संबंधित होता है, खंड बी आपका विश्व इतिहास से संबंधित होता है। यहां पर भी वही कंडीशन है, प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य है। तब बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी खंड ए का क्वेश्चन नंबर 1 और खंड बी का क्वेश्चन नंबर 5 ये तो अनिवार्य, कंपलसरी करना ही करना है। अब यहां पर थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है। यहां पर मैप बेस्ड नहीं आता है। यहां पर खंड ए का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां पर 5 छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें और होते हैं जिन पर आपको टिप्पणी करनी होती है। सिमिलरली खंड बी में भी क्वेश्चन नंबर 5 में 5 क्वेश्चन यहां पर दिए जाते हैं, ए बी सी डी ई, जिन पर आपको टिप्पणी करनी होती है। बाद बाकी जो प्रश्न है इनमें आपको वही पैटर्न जो पहले वाले में देखने को मिला, 3-3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। यानी एक प्रश्न के भीतर 3 प्रश्न दिए होते हैं, ऐसे करके। ठीक है, सेम यहां पर यही होता है। 6, 7, 8 में भी आपको वही देखने को मिलेगा। एक प्रश्न के भीतर आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम आपको पेपर दिखा दे रहे हैं और पेपर देखकर आपके मन में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपके सामने यहां पर सिविल सर्विस मेंस परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र है, इतिहास वैकल्पिक विषय का, आप देख पा रहे हैं। तो मैं यहां पर नीचे चल रहा हूं। यहां पर अब देखिए सेक्शन ए में आ गए। तो यहां पर दिया हुआ है, आपको दिए गए मानचित्र पर अंकित निम्नलिखित स्थानों की पहचान कीजिए एवं अपनी प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में उनमें से प्रत्येक पर लगभग 30 शब्दों की संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए और मानचित्र पर अंकित प्रत्येक स्थान के लिए स्थान निर्धारण संकेत क्रमानुसार नीचे दिए गए हैं। जैसे बताया गया, पहला वाला स्थान पुरा पाषाणकालीन स्थल है, सेकंड वाला मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो ये बोला गया है। मैं मैप दिखा दे रहा हूं। देखिए ये आपका इधर नीचे में मैप आ जाएगा। ये इस तरह से दे रखे होते हैं। ठीक है, जैसे पहला वाला जो स्थान है, यहां पर ये वाला स्थान है, ये कौन सा स्थान पुरा पाषाणकाल स्थल है, तो कौन सा स्थल है आइडेंटिफाई करना है आपको। तो इस तरह से दिया होता है। इस तरह से आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है और फिर 30 शब्दों के भीतर आपको 1 से 1.5 लाइन में उसकी व्याख्या करनी है। तो ये आपके पहले वाले प्रश्न की जो स्थिति है क्लियर हो गई होगी। और बाद बाकी प्रश्नों में आप जैसे देख पा रहे हैं, जो इसका सेकंड वाला प्रश्न है, यहां पर 3 अलग अलग प्रश्न दिए होते हैं, ए, बी और सी। जैसे ए वाले प्रश्न में कहा गया है कि आप सहमत हैं कि पारिस्थितिकी कारकों ने हड़प्पी सभ्यता के प्रभाव एवं विनाश को प्रभावित किया, टिप्पणी कीजिए। अगला वाला है, क्या आप मानते हैं कि उपनिषदीय सिद्धांत वैदिक धार्मिक विचारों की उच्च स्थिति को मूर्त रूप देते हैं, टिप्पणी कीजिए। अगला है, मौर्योत्तरकालीन कला पर बाह्य प्रभावों एवं देशज विकास के महत्व का विश्लेषण कीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है, एक प्रश्न के भीतर भी आपको 3 छोटे छोटे प्रश्न देखने को मिलते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही टॉपिक से आए, ये अलग अलग टॉपिक से आ सकते हैं। तो ऐसे करके आपको प्रश्न पत्र 1 के बारे में चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको प्रश्न पत्र 2 भी दिखा देता हूं। आपके सामने यहां पर हिस्ट्री का पेपर नंबर 2 है, जो कि आपके मेंस एग्जाम 2021 का प्रश्न पत्र है। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो चलिए हम नीचे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए ये रहा इसका सेक्शन ए। इसका पहला नंबर प्रश्न जो है अनिवार्य है और ये आपको करना ही करना है। निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यहां पर आपके पास सामने बोला गया 10x5 यानी 5 छोटे छोटे प्रश्न हैं और प्रत्येक 10 नंबर का है। यानी यहां पर आप देख पा रहे हैं ए बी सी डी ई, आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहां पर भी वही देखने को मिलेगा। ये सेकंड वाला प्रश्न है। सेकंड वाले में 3 छोटे छोटे प्रश्न यहां पर दिए हैं, ए बी और सी करके। आगे जाएंगे, खंड बी भी मैं आपको दिखा देता हूं। खंड बी में क्या है इसका, ये खंड बी पर आ गए हम लोग। तो खंड बी में भी सेम वही है। यानी निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 10x5 यहां पर 5 हैं। ठीक है, यानी यहां पर एक प्रश्न के 5वें वाले प्रश्न के भीतर 5 प्रश्न दिए हुए हैं और इनको आपको 150 शब्दों में इनकी व्याख्या करनी है। बाद बाकी प्रश्न यहां पर वैसे ही होंगे जैसे 6वां वाला प्रश्न जैसे है, ए बी सी, यानी एक प्रश्न के भीतर 3 छोटे प्रश्न दिए रखे हैं। तो आई होप
इन सब चीज़ों से आपके माइंड में पेपर को लेकर जो भी चल रहा था, पेपर को लेकर जो भी कैसे प्रश्न आएंगे, किस तरह से पूछे जाएंगे, हमें कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। वैकल्पिक विषय इतिहास को लेकर हर अभ्यर्थी के मन में कुछ प्रश्न चलते हैं। तो यहां पर मैंने उन सारे प्रश्नों को समाहित कर लिया है जो कि आपके एक अभ्यर्थी के मन में उठते हैं, और आशा करता हूं कि मैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाऊंगा। सबसे पहला प्रश्न है, क्यों पढ़ें। अगला प्रश्न आता है, लाभ क्या होगा इसका। इतिहास कठिन विषय है या फिर सरल है। इसके लिए न्यू एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें या फिर ओल्ड एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें। इसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें या फिर कोचिंग के नोट्स ले लें। और इस विषय में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें। ये कुछ कॉमन प्रश्न हैं जो हर अभ्यर्थी के मन में उठते हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपका, इस विषय को क्यों पढ़ें। देखिए, एक तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हर व्यक्ति को अपना अतीत पता होना चाहिए, क्योंकि अतीत में जो भी आपने गलतियां की हैं उनसे सबक लेते हुए आप अपना वर्तमान सुधार सकते हैं और भविष्य के प्रति सजग भी रह सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है। सेकंड रीजन यहां पर यह है कि ये एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है, यानी इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की बैकग्राउंड नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब क्या है, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हों, आर्ट स्ट्रीम से हों, कोई भी स्ट्रीम से हों, आप इसको बड़े आसानी से बोधगम्य रूप से पढ़ सकते हैं। एक कहानी के रूप में विषय है, ये एक कहानी किस्सों के रूप में विषय है, आप आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। अब देखिए, अन्य विषय क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने मैथ ले लिया, तो मैथ का अगर आपको बेसिक नहीं पता है, मैथ का आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट नहीं पता है, फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप मैथ हायर लेवल का नहीं कर पाएंगे। विज्ञान में भी यही है, विज्ञान का आपको बेसिक नहीं पता है तो आप विज्ञान नहीं झेल पाएंगे। लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं, क्योंकि इतिहास एक कहानी के रूप में विषय है, इतिहास को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है, ये एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है, इसके लिए बैकग्राउंड नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। और यही कारण है कि इस विषय को कोई भी पढ़ सकता है, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड का हो, साइंस स्ट्रीम का हो, या फिर इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी पढ़ सकता है, समझने में आसान है। तो सबसे बड़ा रीजन आपके पास ये है। अब सेकंड वाला जो रीजन आ जाता है, इसका लाभ क्या होगा। देखिए, इसका लाभ दो जगह है, एक तो प्री में है और एक मेंस में है। और जीवन में जो लाभ है, जीवन में तो लाभ है, वो मैंने क्यों पढ़े में ही बता दिया है। जीवन में इसका क्या लाभ होगा वो तो मैंने बता दिया है। प्री में लाभ क्या है, अगर आप इतिहास वैकल्पिक विषय को लेते हैं तो प्री में कम से कम 15 से लेकर 20 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं आप। अगर आप इतिहास वैकल्पिक विषय लेते हैं तो इन प्रश्नों को बड़े आसानी से आप अटेम्प्ट कर पाते हैं और प्रीलिम्स निकालने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। पहला कारण तो ये है। अब मेंस में आ जाते हैं, तो मेंस में सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग ऐसे से। अगर आप ऐसे वाला जो पेपर उठाकर देखेंगे तो ऐसे वाले पेपर में एक ऐसे हर साल आपका इतिहास से पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। एक ऐसे आपका इतिहास से हर साल आता ही आता है, हर हाल में आता है। तो आप समझ रहे हैं कि यानी ऐसे आ रहा है, और ऐसे एक ऐसे आपका जो है 125 नंबर का होता है। भाई 250 नंबर का पूरा पेपर होता है ये वाला, और एक ऐसे दो ऐसे आपको लिखने होते हैं, एक ऐसे आपका 125 नंबर का होता है। आप समझ सकते हैं इसका कितना बड़ा रोल है। अब ऐसे के बाद यहां पर बात कर लेते हैं GS1। तो GS1 जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी से मिलकर बनता है। तो ऐसा देखा गया है कि हर साल GS1 में 70 से 80 नंबर का पोर्शन आपको हिस्ट्री का देखने को मिल जाता है, और वो पोर्शन भी आपका यहीं से कवर हो जाता है। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद आपका आता है GS2। GS2 जो पेपर है आपका पॉलिटी से संबंधित है। तो GS2 में जो आप संवैधानिक विकास पढ़ते हैं, तो संवैधानिक विकास की जो नींव है, संवैधानिक विकास की जो जड़ें हैं, उसका इतिहास है, वो भी इतिहास में ही निहित है। यानी GS2 का जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन है, GS2 का जो संवैधानिक विकास वाला पोर्शन है, वो मॉडर्न हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। यानी भाई संवैधानिक विकास कैसे हुआ, कौन सा अधिनियम कब आया, कौन सा अधिनियम 1935 का अधिनियम ने क्या क्या बुनियाद रखी, 1935 के अधिनियम से क्या क्या चीजें हमने ली हैं। तो ये सब क्या है, आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वही चीजें जो है आपकी संवैधानिक विकास में भी रोल निभाती हैं। तो यहां से आपका अच्छा खासा पोर्शन यहां भी कवर हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री से आपका यहां पर संवैधानिक विकास वाला पोर्शन कवर हो जाता है, यानी GS वाला पोर्शन कवर हो जाता है। इसके अलावा GS2 में आपका IR और होता है। IR का मतलब है इंटरनेशनल रिलेशन। तो जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन है, खास करके सेकंड वर्ल्ड वार तक का जो पोर्शन है, ये आपके इंटरनेशनल रिलेशन की बुनियाद रखता है, नींव रखता है। यानी इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, आपसे कई बार पूछा जाता है कि भाई कोल्ड वार के पीछे क्या मायने थे, कोल्ड वार क्यों हुआ। भाई एक युद्ध जो कभी लड़ा ही नहीं गया लेकिन वो कोल्ड वार के रूप में फेमस हुआ, तो उससे राष्ट्रों के मध्य जो संबंध हैं उनके उन संबंधों का क्या प्रभाव पड़ा, किसके संबंध मधुर हुए, किसके संबंध जो है फीके पड़ गए। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो उनकी जड़ें हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में देखने को मिलती हैं।
तो जो आपका IR का पोर्शन है 70 से 75 नंबर का, वो पोर्शन भी यहाँ पर आपका GS2 में आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से कवर हो जाता है। यानी GS2 का जो पॉलिटी वाला पोर्शन है, संवैधानिक विकास वाला है, वो तो मॉडर्न हिस्ट्री से कवर हो जाता है। और वहीं जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला पोर्शन है GS2 का 70 से 75 नंबर का, वो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से कवर हो जाता है। यानी वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें अच्छा खासा योगदान निभाती है। इसके बाद आपका GS3 आ जाता है। GS3 आपका खास करके इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट वगैरह इससे संबंधित पेपर है। तो GS3 में जो भूमि सुधार वगैरह हैं, ये आपके इकोनॉमी से संबंधित हैं। और भूमि सुधार की जो पूरी पृष्ठभूमि है, ये आपकी आज़ादी के बाद भारत जो किताब है उसमें है। यानी आज़ादी के बाद भारत में क्या क्या घटनाक्रम घटित हुआ, कैसे सुधार लाए गए, हरित क्रांति कैसे लाई गई, भूमि सुधार कैसे लाए गए, जातिगत या फिर जो भी विशेष जातियों के लोग हैं उनके लिए जो भी उपबंध किए गए, उनकी आजीविका के लिए जो उपबंध किए गए, उन सब की जो बुनियाद है वो आपके आज़ादी के बाद भारत वाला जो इतिहास है उसमें है। यानी आपकी हिस्ट्री की जो आज़ादी के बाद भारत वाली पोर्शन है वो GS3 में भी योगदान निभाती है। खास करके भूमि सुधारों को समझने में, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार क्यों लाए गए, इसकी क्या परिणति थी। भाई अपने आप तो लाए नहीं गए होंगे, अगर हम भूमि सुधार को जानेंगे तो उससे पहले का इतिहास भी तो जानेंगे कि भाई भारत में पहले की कौन सी भूमि व्यवस्था की प्रणालियाँ रही थी जिसकी वजह से हमें भूमि सुधार लाने पड़े। तो GS3 में भी ये अपना रोल निभाता है। इसके अलावा GS4 का पेपर आ जाता है जिसको हम इथिक्स कहते हैं। तो इथिक्स में गांधी जी के विचार हैं, टैगोर के विचार हैं, या फिर जो भी आपके भारतीय दार्शनिक रहे हैं, ठीक है, उनके विचार भी उसमें आ जाते हैं। इसके अलावा प्लेटो, अरस्तु या फिर अन्य जो आपके दार्शनिक रहे हैं उनके विचार भी हमें देखने को मिल जाते हैं। देखिए इंडियन के जो विचार हैं वो तो आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ से मिल जाते हैं, जैसे गांधी जी के हैं, टैगोर के हैं, या फिर अन्य जो समाज सुधारक हुए हैं उनके विचार आपको इंडियन हिस्ट्री से देखने को मिल जाते हैं। वहीं विश्व इतिहास के जरिए आपको प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे वगैरह इन सब के इतिहास पढ़ने को मिल जाते हैं कि भाई समय समय पर इन दार्शनिकों ने क्या क्या योगदान निभाया है, वहाँ की जनसंख्या को कैसे प्रभावित किया है। तो ऐसे करके यहाँ पर GS4 में इथिक्स वाले पोर्शन में भी आपकी हिस्ट्री योगदान निभाती है। अब आप स्वयं से समझ सकते हैं कि एक सब्जेक्ट आपके सारे सब्जेक्ट मेंस को लगभग पूरा पूरा कवर कर रहा है, मेंस के हर सब्जेक्ट में अपना योगदान दे रहा है, तो क्या इसे लेने में कोई बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं है। देखिए मैंने पहले मेरा विषय जो था वो हिंदी था, हिंदी साहित्य था, लेकिन समय का अभाव होने की वजह से मैंने स्विच कर दिया, मैंने अपना विषय अब इतिहास कर लिया। और करने का सबसे बड़ा रीजन मेरा यही था क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो हर सब्जेक्ट में अपना रोल निभा रहा है। इसके लिए हमें GS के लिए, हमें GS1 के लिए हमें अलग से नहीं पढ़ना पड़ रहा है, एक इतिहास से ही हमारा काम हो जा रहा है, समझ रहे हैं आप। और बाद बाकी जो पोर्शन है उनमें भी इतिहास अपना अच्छा खासा रोल निभा रहा है। तो इस वजह से जिन लोगों के पास समय का अभाव है, मैं यही कहूँगा जिन लोगों के पास समय का अभाव है वो इतिहास ले लें, उन्हें इतिहास लेने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इतिहास आपका बहुत अहम योगदान निभाएगा। आप जितने भी टॉपर्स उठाकर देखते हैं, जिन लोगों ने 3 या 4 मंथ के पीरियड में तैयारी की है अपनी, तो उन लोगों ने इतिहास ही अपनाया है। उसका रीजन ये है कि इतिहास से बाद बाकी सब्जेक्ट कवर हो जा रहे हैं। खास करके आपका GS1 वाला जो पेपर है लगभग आधा पेपर इससे कवर हो जाता है। GS2 वाला पेपर जो है लगभग 30 से 35% पेपर इससे कवर हो जाता है। यानी इतिहास का अच्छा खासा अपना एक रोल है। तो आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी कि इतिहास क्यों लेना चाहिए। अब अगला जो प्रश्न है, तीसरा वाला प्रश्न आपके मन में आता है, इतिहास कठिन विषय है या फिर सरल विषय है। देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग तारीखों को ही इतिहास समझ लेते हैं, फैक्ट्स को ही इतिहास समझ लेते हैं कि फलाने 15 अगस्त 1947 यही हमारा इतिहास है। ऐसा नहीं है, इतिहास ये नहीं है। इतिहास कहानी के रूप में है। तारीखें क्या है? तारीखें एक स्वाभाविक हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट बनाकर पढ़ेंगे तो तारीखें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। अगर आप तारीख से इतिहास जानने की कोशिश करेंगे तो आपको इतिहास कभी याद नहीं होगा। मान लीजिए आप अगर याद करें कि 5 जून सन 1705 को क्या हुआ था, तो आप इस तारीख से अगर इतिहास को रटेंगे तो आप कभी इतिहास रट नहीं पाएंगे, कभी भी याद नहीं होगा। आप कॉन्सेप्ट बढ़ा के पढ़ें, कॉन्सेप्ट बना के अगर आप पढ़ेंगे तो आप इतिहास को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से तैयार कर पाएंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में आर्थिक सुधार कब किए गए, तो आप तत्काल बता देते हैं 1991 में आर्थिक सुधार लाए गए। भाई आपके यहाँ जो LPG इंप्लीमेंट किया गया वो 1991 में किया गया। इसके लिए क्या आपको ये डेट याद करनी पड़ी? नहीं याद करनी पड़ी, अपने आप स्वाभाविक रूप से याद हो गई है। आपसे पूछा जाए इमरजेंसी कब लगी, 1975 में इमरजेंसी लगी। इसके लिए क्या आपको डेट याद करनी पड़ी? नहीं याद करनी पड़ी, अपने आप याद हो गई। तो जब आप कहानी के रूप में पढ़ते हैं तो कहानी के रूप में जब आप रम जाते हैं तो आपको जो साल हैं वो अपने आप याद हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेंस वाले पेपर में इतनी ज़्यादा बारीकी से डेट वगैरह पूछी नहीं जाती है कि भाई फलानी डेट को क्या हुआ, 5 जून था, 6 जून था, 5 जुलाई थी, 10 जुलाई थी, ये नहीं पूछा जाता। आपको साल पता होना चाहिए। और साल अगर आप कॉन्सेप्ट बनाकर पढ़ेंगे, कहानी के रूप में पढ़ते जाएंगे तो साल आपको अपने आप स्वाभाविक रूप से याद हो जाता है, क्योंकि आपको बार बार रिपीट करना होता है, बार बार रिविजन करते हैं तो वो चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। तो यहाँ तक आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब सबसे
बड़ा जो दुविधा क्रिएट होती है वो होती है न्यू एनसीईआरटी पढ़ें या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें। देखिए, न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों का ही अहम रोल है, और आपको अगर इतिहास आपका वैकल्पिक विषय है तो आपको दोनों ही पढ़नी चाहिए। मेरा मानना यही है, अगर आपका इतिहास वैकल्पिक विषय है तो आपको दोनों ही पढ़नी पड़ेंगी, किसी एक से काम नहीं चलेगा। अगर आपका केवल और केवल कोई अन्य ऑप्शनल विषय है, मान लीजिए आपका हिस्ट्री नहीं कोई और विषय है, तो आप ओल्ड एनसीईआरटी से काम चला लीजिए। 6 से 8 तक की आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और 11-12 के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। राम शरद शर्मा, सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा वाली किताब पढ़ लीजिए, उससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑप्शनल को, हिस्ट्री को ऑप्शनल के रूप में रखा है, तो आपको न्यू एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी और ओल्ड एनसीईआरटी वाली किताब भी पढ़नी पड़ेगी। देखिए, ओल्ड एनसीईआरटी जो आपकी किताब है ये कॉन्सेप्चुअल है, वहीं न्यू एनसीईआरटी वाली जो किताबें हैं ये माइक्रो एनालिसिस पे आधारित है। माइक्रो एनालिसिस का मतलब क्या है कि इन किताबों ने समाज के सबसे निचले वर्ग को भी कवर किया है, यानी जिस समय के जो राजवंश राजा रहे हैं उन राजाओं पर फोकस ना देकर उस समय का तत्कालीन समाज कैसा था, वहां पर बर्ड व्यवस्था कैसी थी, वहां पर लोग कैसे रहते थे, व्यापार कैसा था, वहां पर जो भी काम करने वाले थे उनकी स्थिति क्या थी, तो माइक्रो एनालिसिस पे आधारित है, जिसको हम कहते हैं सब आल्टर्न अप्रोच। लिख दे रहा हूं यहां पर, इसको सब आल्टर्न अप्रोच बोला जाता है। तो यूपीएससी में खास करके जब से 7-8 साल से ट्रेंड चेंज हुआ है, तब से सब आल्टर्न अप्रोच पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में न्यू एनसीईआरटी आपकी जो है इस पर बहुत ज्यादा सहायक है, और ओल्ड एनसीईआरटी जो है कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, कहानी के रूप में चीजों को समझाने में बहुत ज्यादा कारगर है। तो ना तो हम न्यू एनसीईआरटी का रोल निकाल सकते हैं यहाँ पर, और ना ही ओल्ड एनसीईआरटी का रोल निकाल सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी में वही किताबें हैं, राम शरद शर्मा, सतीश चंद्रा और विपिन चंद्रा, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखिए, ये तो आपका बेस वाला हो गया, एनसीईआरटी वाला पोर्शन आपका बेस वाला पोर्शन है, यानी ये बेसिक सा पोर्शन है, इसको तो बेस बनाने के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी पढ़ें, कोचिंग के नोट्स कौन से लें। देखिए, यहां पर समझने वाली बात यह है, वैकल्पिक विषय इतिहास के लिए, वैकल्पिक विषय इतिहास ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई भी ऑप्शन उठा के देख लीजिए, कोई एक किताब सफिशियंट नहीं है। यूपीएससी अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो हर साल अपना ट्रेंड बदलती रहती है। अगर उन्हें पता चल जाए कि भाई सभी लोग लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो वो लक्ष्मीकांत को स्विच कर देंगे, वो लक्ष्मीकांत से प्रश्न पूछेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर ये कहना गलत होगा कि हम कोई एक किताब ले लें, उस किताब से पूरा प्रश्न पत्र फंस जाएगा, प्रश्न पत्र आ जाएगा, ये गलत है। नहीं, फिर भी यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आपको बताई गई हैं, जिनके आधार पर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल में अगर देखा जाए तो इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर बुक बनी ही नहीं है। चाहे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, किसी भी टॉपर का वीडियो देख रहे हैं, सभी यही कहेंगे इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर बुक तो बनी ही नहीं है, समझ रहे हैं, जिससे कि सारे प्रश्न आपको मिल जाएं। इसके लिए काम यही करता है कि आप अलग अलग राइटर्स की किताबें आप पढ़ें, उनसे आपकी जो भी आपके अंदर एक कह सकते हैं बोधगम्यता पैदा होगी, उससे आप क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब देखिए, कोचिंग नोट्स, हो सकता है कम समय के लिए आप कोचिंग नोट्स पढ़ लें, आपको लगता हो कोचिंग नोट्स पढ़कर हम जल्दी से इसको तैयार कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, कोचिंग नोट्स में क्या होता है, कोचिंग में तो वो समझा देते हैं, समझना आप मेरी बात। कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग में 4 से 5 घंटे का लेक्चर चलता है, 4 से 5 घंटे वहां पर फैकल्टी जो समझाती है, तब आपके वहां पे शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं। तो केवल और केवल शॉर्ट नोट लिखने से नहीं, वहां पर जो सामने वाला पढ़ा रहा है उससे भी वो चीजें आपके माइंड में सेट हो जाती हैं। लेकिन जब आप कोचिंग के नोट्स खरीदते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको वहां पर लेक्चर नहीं मिलता है, वहां पर आपको केवल लिखा हुआ, वो भी शॉर्ट में। तो आधी बातें तो आपके माइंड में पहले स्किप हो जाती हैं। भाई, कोचिंग के जो नोट्स बनाए गए हैं वो पूरे नहीं होते हैं, बहुत सारी बातें क्लास में टीचर खड़े होकर बताता है। जैसे आपने विकास दिव्यकीर्ति सर के वीडियो देखे होंगे, तो उनके अगर कोचिंग नोट्स देखें तो बहुत अल्प होते हैं, लेकिन उनके जब वीडियो देखें तो वीडियो बहुत अच्छे खासे होते हैं, आपको एक एक चीज बारीकी से समझ में आ जाती है। तो यही अंतर है। कोचिंग नोट्स आप ले लीजिए, लेने से कोई फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उस लेक्चरर का वीडियो तो देखा ही नहीं है, उस लेक्चरर के व्याख्यान तो देखे ही नहीं है, तो मतलब नहीं बनता है। तो कोचिंग नोट्स यहाँ पे सफिशियंट होंगे ही नहीं। अब हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि इस विषय में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें, और यही हमारा मेजर टारगेट भी है, क्योंकि हमें इसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास विषय दोनों पेपर को मिलाकर 500 नंबर का विषय है। इसमें 60% नंबर अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो 60% नंबर लाना, यानी 300 नंबर लाना, बड़े आराम से आप 300 नंबर इसमें ला सकते हैं। 270 से लेकर 300 के बीच में आप बड़े आराम से नंबर ला सकते हैं। और थोड़ा ज़्यादा अच्छे से अभ्यास कर लें, लेखन पर अभ्यास कर लें, आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लें, तो 300 से ऊपर भी बढ़ सकते हैं। देखिए, इसके लिए तरीका आपका यही है। तरीका इसके लिए कोई शॉर्टकट या कह सकते हैं कोई ट्रिक हो, बाबा जी की कोई बूटी वगैरह हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इसके लिए तरीका यही है, आप पहले नोट्स जो हैं अपने तैयार करें, वो सिलेबस देखकर, मैं आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर, उस सिलेबस को देखते हुए अपने नोट्स तैयार करें और उन नोट्स के आधार पर आप उनका रिवीजन करें।
इसके उपरांत आप लोग क्या करें, कम से कम 20 सालों के यूपीएससी ऑप्शनल हिस्ट्री के पेपर जो हैं उनको लगाएं। उनको जब आप लगाएंगे तो उसको लगाने से आपके अंदर एक कह सकते हैं कॉन्फिडेंस आएगा, लिखने का तरीका आ जाए, कैसे लिखना है। साथ ही साथ यूट्यूब वगैरह पर जो टॉपर्स अपने सजेशंस देते हैं, जिन लोगों ने अपने अपने प्रश्न पत्र लिखे हैं, तो उनके भी वीडियो देखते रहें। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप टॉपर से ज़्यादा टीचर की वीडियो फॉलो करें। जो भी आपके यूपीएससी ऑप्शनल पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, उनकी वीडियो पर फोकस करें। जैसे मणिकांत सर हैं, इधर आपके दृष्टि IAS में अख्तर सर हैं, तो ये लोग जो हैं आपके हिस्ट्री ऑप्शनल के ही टीचर हैं। तो इनकी वीडियो आप देखकर इनसे आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो ऐसे करके आप यहाँ पर इसमें अधिकतम स्कोर भी कर पाएंगे। यहाँ पर प्राचीन इतिहास के लिए पुस्तकें बताई गई हैं। तो इसी क्रम में आपकी पहली पुस्तक आ जाती है प्रारंभिक भारत का परिचय, जो कि राम शरण शर्मा के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है और मेरा मानना ये है कि आप में से अधिकांश लोगों ने ये किताब पढ़ी होगी और अधिकांश लोगों के पास ये किताब होगी भी। तो ये किताब प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों में ही अहम योगदान निभाती है। अगर आपने किताब नहीं ली है तो ये किताब आपको लेनी पड़ेगी। इस किताब से संबंधित नोट्स भी मैंने तैयार करवाए हैं, जिसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगली किताब जो है आपकी, ये है प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि उपेंद्र सिंह जी के द्वारा लिखी हुई किताब है। पियर्सन पब्लिकेशन है यहाँ पर, और इस किताब में आपको पाषाण काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक का इतिहास यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस किताब की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि ये अपने आप में एक पहली ऐसी इतिहास की किताब है जो कि कलरफुल है। यानी यहाँ पर जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक से संबंधित जो भी उत्खनन हुआ है, जो भी चीज़ें बरामद हुई हैं, प्राप्त हुई हैं, उन सब चीज़ों को वहाँ पर दर्शाया गया है। चाहे वो सिक्के हों, मन के हों, मूर्तियाँ हों या कोई स्थल हो, उन सब का सचित्र वर्णन किया गया है, वो भी कलरफुल रूप में। तो ऐसे करके ये किताब आपको इतिहास में रुचि को और बढ़ा देगी। दूसरी यहाँ पर खराब बात इसकी ये है कि ये किताब थोड़ी लेंथी किताब है। ये किताब आपको पूरी नहीं पढ़नी है। हालांकि आपको रामशरण शर्मा वाली किताब तो पूरी पढ़नी पड़ेगी, थोरली पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ये किताब आपको पूरी नहीं पढ़नी है। आप क्या करेंगे, आप अपना यूपीएससी का जो ऑप्शनल का सिलेबस है, उस सिलेबस को निकालेंगे और सिलेबस को निकालने के उपरांत जो टॉपिक पूछे गए हैं, वही टॉपिक यहाँ पर चिन्हित करके उन्हीं टॉपिक को यहाँ पर पढ़ेंगे। पूरी किताब नहीं पढ़ेंगे, पूरी किताब उसी कंडीशन में पढ़ेंगे यदि आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम है तो आप किताब पढ़ सकते हैं पूरी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिलेबस निकालेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक पूछे गए हैं वही टॉपिक यहाँ से कवर करेंगे। तीसरी किताब आपकी जो है ये है प्राचीन भारत का इतिहास, झा और श्रीमाली की लिखी हुई किताब है। देखिए ये किताब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से प्रारंभिक भारत का परिचय रामशरण शर्मा की किताब इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये वाली किताब भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कम समय है तो आप इन दोनों किताबों से काम चला सकते हैं। अगर आपके पास कम समय है तो आप दोनों किताबों से काम चला सकते हैं। अगर आपने टारगेट ये किया है कि आज से हमें 1.5 साल बाद आपको प्रीलिम्स में पार्टिसिपेट करना है, तब आप ये किताब भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये किताब भी आपके लिए बहुत अहम है और इससे भी आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी। वैसे आप 2 ही किताबें लें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपके पास समय है तो तीसरी किताब ये भी पढ़ सकते हैं। अब मध्यकालीन इतिहास के लिए पुस्तकें बताई गई हैं, तो यहाँ पर आपको सतीश चंद्रा की किताबें पढ़नी है। ये वाली किताब सतीश चंद्रा की जो है ये आप में से लगभग हर किसी के पास होगी। ये वाली किताब ओल्ड एनसीईआरटी पर आधारित है, यानी ओल्ड एनसीईआरटी वाली किताब है ये वाली। हालांकि ये किताब बहुत ज़्यादा कंटेंट कवर करती है, लेकिन फिर भी पूरा कंटेंट कवर नहीं कर पाती है। यानी जितना ऑप्शनल की रिक्वायरमेंट है उतना कंटेंट ही कवर नहीं कर पाती है। ये मेंस तक का तो कंटेंट कवर कर लेती है, लेकिन ऑप्शनल लाइक कंटेंट ही कवर नहीं कर पाती है। ऑप्शनल के लिए क्या करना है, ऑप्शनल के लिए सतीश चंद्रा की मिडाइवल की 2 किताबें हैं, जिसमें सल्तनत से मुगल काल तक का इतिहास दिया हुआ है, और यानी दिल्ली सल्तनत का 1206 से लेकर 1526 तक का इतिहास दिया हुआ है, और 1526 से लेकर 1761 तक का इतिहास दिया हुआ है। ये 2 ले लीजिए, यानी पार्ट 1 पार्ट 2, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 2 किताबें हैं, ये दोनों ले लीजिए। इससे आपका ऑप्शनल अच्छे से कवर हो जाएगा। अन्यथा अगर आपके पास ये वाली किताब भी है तो ये वाली किताब भी कवर करेगी, लेकिन उतना कवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये किताब उस उद्देश्य के लिए नहीं लिखी गई है। भाई ये किताब जो है मेंस तक तो कवर कर रही है, लेकिन हिस्ट्री ऑप्शनल की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको ये वाली किताबें पढ़नी पड़ेगी, तभी आपका हिस्ट्री ऑप्शनल कवर हो पाएगा। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब है आपकी आधुनिक इतिहास के लिए पुस्तकें। तो आधुनिक इतिहास की पुस्तकों में आपकी पहली पुस्तक जो आ जाती है वो है आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि बिपिन चंद्र के द्वारा लिखी हुई किताब है, और आप में से अधिकांश के पास ये किताब होगी भी। ये किताब भी आपकी प्री, मेंस और ऑप्शनल तीनों में काम आती है, यानी ये किताब भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये किताब तो आपके पास होगी, और नहीं है तो आपको ये लेनी पड़ेगी। इसका विकल्प भी है, एक दूसरी किताब भी है, ये है पलासी से विभाजन तक और उसके बाद। मान लेते हैं कि अगर आपने ये किताब कई बार पढ़ ली है और आपको लगता है इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ खास नहीं है,
तो आप पलासी से विभाजन तक ये किताब पढ़ सकते हैं। हालांकि इसका जो हिंदी अनुवाद है पलासी से विभाजन तक, जो कि शेखर बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई किताब है, इसका हिंदी अनुवाद इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और आपको ये किताब अगर पसंद नहीं आए तो आप यही किताब पढ़ें, यही सफिशियंट है, कोई और किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक किताब और है बिपिन चंद्र की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है आज़ादी के बाद भारत। इसमें 1947 से लेकर सन 2000 तक जो भी घटनाक्रम घटित हुआ है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए, इस वाली किताब के आपको किसी प्रकार के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसी किताब से आप पढ़िए, इसी में हाईलाइट कर लीजिए और उसे ही रिवाइज कर लीजिए। तो आपके पास ये 2 किताबें तो होनी ही चाहिए हर हाल में, ये वाली 2 किताब हर हाल में होनी चाहिए। ये किताब आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करती है। अगर मान लीजिए आप बिपिन चंद्रा से बोर हो गए पढ़कर अब तक, तो आप पलासी से विभाजन ले सकते हैं, अन्यथा आपके लिए 2 किताबें ही ये सफिशियंट हैं। अब आ जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए किताबों पर। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई भी आपकी स्टैंडर्ड बुक सफिशियंट नहीं है ऑप्शनल को देखते हुए। यहाँ पर एनसीईआरटी ही काम आती है, यानी यहाँ पर जो एनसीईआरटी वाली जो 3 किताबें हैं यही काम आती हैं, जिसमें 9th वाली किताब है आपकी, 9th की हिस्ट्री वाली है, 10th वाली है आपकी और 11th वाली। ये 3 किताबें आप पढ़ लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। और इनके अलावा भी चाहें तो आप दृष्टि पब्लिकेशन की किताब आती है विश्व इतिहास की, वो ले सकते हैं, उससे इन तीनों का जो है एक साथ मर्ज करके कवर हो जाएगा। तो 9th और 10th के नोट्स मैंने ऑलरेडी चैनल पर बनवाए हुए हैं। 11th वाली जो किताब है वर्ल्ड हिस्ट्री की, ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बहुत जल्दी, तो वहां से आप इसको भी कवर कर सकते हैं। अब देखिए, अदर रिसोर्सेज भी हैं। अदर रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आपको हिस्टोरिकल मैप की एक किताब लेनी पड़ेगी। आप स्पेक्ट्रम की ऐतिहासिक मानचित्रावली वाली किताब जो है ये अवश्य खरीद लें। और आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी टॉपिक आप कवर करें, जिस भी साम्राज्य का टॉपिक कवर करें, वो मानचित्र से जरूर कवर करें। आप ये जानने का प्रयास करें कि उस समय जो भी साम्राज्य रहा है उसके कौन कौन से स्थान इंपॉर्टेंट थे, तो वो मानचित्र पर जरूर चिन्हित करें। तो पहली बात तो ये हो गई। इसके अलावा हिस्ट्री ऑप्शनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये जरूर लगाएं, कम से कम 20 सालों के क्वेश्चन पेपर आपने अवश्य लगाए हों, तभी आप ऑप्शनल में बेहतर लिख पाएंगे। इसके अलावा तीसरी वाली जो किताब है, ये मैं मानता हूं आप में से हर किसी के पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास मान लीजिए इसकी जगह पर जो स्पेक्ट्रम वाली जो किताब है मॉडर्न हिस्ट्री की वो किताब है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं चलेगा। दृष्टि पब्लिकेशन की हिस्ट्री वाली क्विक बुक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पूरा नोट्स के फॉर्म में है। और दृष्टि पब्लिकेशन अपने आप में एक ऐसा पब्लिकेशन है जो कि तथ्यों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है, तब वो तथ्यों को प्रकाशित करता है। तो ये किताब अपने आप में एक ऐसी किताब है जो आपके एंसाइंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स देती है। तो मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप फंस रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमें की पॉइंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो की पॉइंट्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये किताब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऑप्शनल में भी आपके सहयोगी के तौर पर काम आती है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। आपके लिए मैंने यहां पर कुछ सुझाव प्रस्तुत किए हैं। पहला सुझाव है उत्तर लेखन का नियमित अभ्यास करें। देखिए, पूरा मेंस जो है लेखन पर आधारित है। आप जितना अच्छा लेखन का अभ्यास कर लेंगे उतना ही अच्छा आप नंबर गेन कर पाएंगे। तो जरूरी ये है कि आपने जो भी टॉपिक कवर किया है उससे संबंधित प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछा गया है उस पर उत्तर लिखने का प्रयास करें। और अपने उत्तर को जांचने के लिए आप क्या करें, जो भी संबंधित उस विषय का टॉपर रहा हो, उसने जो विचार प्रस्तुत किए हों, तो उससे अपने उत्तर को जांचने का प्रयास करें। या फिर एक तरीका और है, दृष्टि पब्लिकेशन जो है सॉल्व पेपर यानी सॉल्व पेपर भी प्रोवाइड करवाता है। दृष्टि पब्लिकेशन की कुछ किताबें आती हैं, जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल की एक सॉल्व पेपर वाली किताब आती है, तो उसमें उत्तर दे देते हैं, प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी दे देते हैं। उससे उत्तर मैच करने का प्रयास करें। तो एक तरीका ये है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उत्तर लेखन का नियमित अभ्यास करना है। इसके अलावा ऐतिहासिक घटनाओं को वर्तमान से जोड़कर अध्ययन करें। देखिए, वर्तमान में कोई भी घटना घटित होती है उसकी जड़ें इतिहास में निहित होती हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हो या किसी भी देश चाइना के साथ हमारा जो सीमा विवाद हो, इन सब की इतिहास में अपने आप में जड़ें हैं। या फिर बाबरी मस्जिद का मैटर हो, ज्ञानवापी मस्जिद का मैटर हो, ये सभी इतिहास से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और आपको पता होना चाहिए, जिस समय राम मंदिर का डिसीजन आया था उस साल वाले इंटरव्यू में मोस्टली जो प्रश्न पूछे गए थे वो राम मंदिर से रिलेटेड पूछे गए थे। जो इतिहास वैकल्पिक विषय वाले अभ्यर्थी थे उन सबसे राम मंदिर पर विचार पूछे गए थे। तो जरूरी आपके लिए ये हो जाता है कि ऐतिहासिक घटनाओं को वर्तमान में जो चीजें घटित हो रही हैं उनसे जोड़कर अध्ययन करें। इसके अलावा पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हुए स्वयं के नोट्स बनाएं, यानी जो यूपीएससी सिलेबस दिया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग खुद की स्टडी करें और खुद के एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार करें। दूसरों के नोट्स पर डिपेंड ना हो, क्योंकि हो सकता है दूसरों ने कोई चीज़ें छोड़ दी हों जो उन्हें लगता हो कि ये हमारे लिए इजी हैं और वही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो। तो इसलिए दूसरों के नोट्स को कभी ना पढ़ें, हमेशा अपने नोट्स को पढ़ें।
टॉपिक कवर करते समय उससे संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों को मानचित्र पर अवश्य देखें। जैसे मान लीजिए आप हड़प्पा पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के जो भी महत्वपूर्ण स्थान हैं उनको मानचित्र पर अवश्य देखें, उनसे संबंधित शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर लें अपने, जिससे उन्हें आसानी से याद करने में आपको आसानी हो जाए। इसके अलावा उत्तर लेखन करते समय किसी भी विषय के प्रति तटस्थ रहें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आपको किसी भी प्रकार से भावनाओं में नहीं बहना है। भाई भावनाओं में नहीं बहना है कि मान लीजिए आप किसी ने व्यक्ति ने राम मंदिर के बारे में पूछ लिया तो आप भावनाओं में बह गए, नहीं, वहां पर तटस्थ होकर न्यूट्रल होकर आपको उसका मूल्यांकन करना है। अगर आप एक तरफा रुख ले लेंगे, मान लीजिए आप राइट विंग वाला रुख ले लेंगे या फिर लेफ्ट विंग वाला रुख ले लेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। आपको बिल्कुल न्यूट्रल लेना है, मध्यम मार्ग अपनाना है, ना तो हमें भावनाओं में बहना है और ना ही पूरी तरह से आलोचना करनी है, तटस्थ रहकर उत्तर देना है। अब देखिए आप लोगों में से कई के मन में कुछ चीजें और आ रही होंगी, जैसे आप में से कई के मन में ये भी आ रहा होगा सर आपने तमाम किताबें बता दी, कैसे पढ़ेंगे, इन किताबों को पढ़ने का मतलब क्या है, वो भी मैं समझा रहा हूँ। देखिए जो आपका इतिहास है, जो आपकी हिस्ट्री है, ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। 3 चीज़ों ने हिस्ट्री को क्रिएट किया है। एक तो आपके पुरातत्व साक्ष्य जो हैं, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ये हैं। इसके अलावा जो आपका लिटरेचर है, ये साहित्यिक साक्ष्य हैं, इन्होंने भी हिस्ट्री को क्रिएट करने में मदद की है। और तीसरा जो है हिस्टोरियन के व्यू, इंटरप्रिटेशन जिन्हें बोला जाता है, तो इंटरप्रिटेशन, ठीक है, यानी कि हिस्टोरियन के व्यू है, इतिहासकारों के अपने व्यू, इन दोनों के आधार पर इतिहासकारों ने अपने व्यू जो क्रिएट किया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों से ही हिस्ट्री का निर्माण होता है, इतिहास का निर्माण होता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, उससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे हड़प्पा कल्चर की अगर हम बात करें तो हड़प्पा कल्चर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में तो है, यानी हड़प्पा जो कल्चर है आपका ये पुरातात्विक साक्ष्यों में तो है, लेकिन जो आपके ऐतिहासिक साहित्य है इसमें नहीं है। जो हड़प्पा की लिपि आज दिन तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा के हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, लेकिन उसका जो साहित्यिक जो एविडेंस है वो आज दिन तक उपलब्ध नहीं है। यानी हमने हड़प्पा की जो हिस्ट्री क्रिएट की है वो हिस्ट्री जो है हमने किसके आधार पर, वो हिस्ट्री हमने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर तैयार की है। अब ऐसे हड़प्पा के पतन की बात आ जाती है, तो हड़प्पा के पतन को लेकर भी अगर आप देखेंगे तो हर किसी ने अलग मत दिए हैं। कुछ लोगों ने माना है कि भाई जो आर्य लोग आए थे, आर्य लोगों ने आक्रमण किया, इस वजह से हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ लोगों ने माना है कि भाई जलवायु परिवर्तन की वजह से नष्ट हो गई। कुछ लोगों ने ये माना है कि भाई समय के साथ साथ वहां पर व्यापार वगैरह में कमी आई और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, इस वजह से पतन हो गया। तो सबके अपने अपने व्यू हैं, समझ रहे हैं आप। तो इन सब राइटरों के जो अलग अलग व्यू हैं, अलग अलग विचार हैं, इन सब विचारों का निचोड़ निकालकर आपका विचार क्या बनता है वो इंपॉर्टेंट है। और वही यूपीएससी देखना चाह रहा है। यूपीएससी राइटरों के विचार नहीं जानना चाह रहा है, यूपीएससी आपका विचार जानना चाह रहा है। और आपका विचार कब बनेगा, जब आपने अलग अलग राइटरों के विचार पढ़े होंगे, तभी आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। अब मान लीजिए आपने किसी एक तरफा राइटर के विचार जान लिए और उस एक तरफा राइटर ने बोल दिया कि भाई ये तो हमारी पूरी कह सकते हैं हिंदू संस्कृति थी, यानी यहाँ पर ये हड़प्पा जो कल्चर था पूरा ये हिंदू संस्कृति वाला कल्चर था, और आपने ये बात मान ली। लेकिन वहीं दूसरा राइटर ये कह रहा है कि यहाँ पर धर्म का तत्व उतना ज़्यादा विद्यमान था ही नहीं, यहाँ पर व्यापार होता था। तो आपको वो राइटरों के विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के आधार पर आपका जो है कह सकते हैं आपके अपने विचार तैयार होंगे। तो इसलिए अलग अलग किताबें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा के बारे में मैंने बता दिया। इसी प्रकार से जो आपका वैदिक सभ्यता है, तो वैदिक सभ्यता के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ही नहीं। वैदिक सभ्यता पूरी तरह से साहित्यिक साक्ष्यों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता के केवल साहित्यिक साक्ष्य हैं, और वैदिक सभ्यता के साहित्यिक साक्ष्य के अलावा जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपने व्यू दिए हैं, उसके आधार पर इतिहास तैयार हुआ है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखिए जो इतिहासकार होते हैं, इतिहासकार के लिए जरूरी ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा इतिहासकार किस स्कूल का है, किस टाइप का इतिहासकार है। जैसे कुछ इतिहासकार मैं बता दे रहा हूं, जैसे कुछ इतिहासकार होते हैं प्राच्यवादी। प्राच्यवादी का मतलब होता है ओरिएंटलिस्ट, यानी पूर्व की व्याख्या करने, पूर्व के इतिहासकार हैं। जैसे ब्रिटेन वगैरह के इतिहासकार हैं, वो क्या करते हैं, जब ब्रिटेन वगैरह के इतिहासकारों की या फिर जो पश्चिमी देशों के इतिहासकारों की आप किताबें पढ़ेंगे, उनमें क्या है, उनमें भारत को नीचे दिखाया गया है। उनमें ब्रिटेन का महिमा मंडन किया गया है, पश्चिमी देशों का महिमा मंडन किया गया है, और पूर्व के भारत जैसे देश हैं उनको नीचे दिखाया गया है। यहाँ भी बताया गया कि भाई यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा असभ्य किस्म के लोग थे, यहाँ के लोगों को शिक्षित बनाने का काम हमने किया है। कुछ इस तरह की बातें उनमें लिखी गई हैं उनके इतिहास की किताबों में। वहीं कुछ लोग क्या है, नेशनलिस्ट टाइप के लोग हैं, राष्ट्रवादी टाइप के लोग हैं। तो राष्ट्रवादी लोगों ने जो इतिहास लिखा है, तो राष्ट्रवादी लोगों ने क्या किया, गुप्त काल को स्वर्ण युग दिखाया है। गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं। क्यों देते हैं संज्ञा, क्योंकि उस समय मंदिरों का निर्माण सबसे ज्यादा हुआ था, तो इस आधार पर वो लोग उसे स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं। लेकिन वही लोग जो गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं, वो उस समय के समाज को भूल जाते हैं। उस समाज में किस तरह की बड़ी व्यवस्था व्याप्ति, लोगों के साथ किस तरह का भेदभाव किया जाता था, उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। वहीं आ जाते हैं मार्क्सवादी लोगों पर, जो मार्क्सिस्ट हैं, जैसे रामशरण शर्मा हुए, सतीश चंद्रा हुए, बिपिन चंद्रा हुए, ये मार्क्सिस्ट इतिहासकार हैं।
तो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने वहां के शासन को कवर तो किया ही किया है, साथ ही साथ वहां पर जो प्रजा है उसको भी कवर किया है, उनके बारे में भी अपने विचार रखे हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा इतिहासकार किस ब्रांच से आता है, कौन से स्कूल से आता है, क्या वो ओरिएंटल वाला है या फिर नेशनल वाला है या फिर मार्क्सिस्ट है, यानी मार्क्सवादी विचार वाला है। क्योंकि मार्क्सवादी विचार वाला धारा वाले जो लोग होते हैं ये सब आल्टर्न होते हैं। सब आल्टर्न का मतलब क्या है, समाज के सबसे निचले तबके को लेकर चलते हैं। और यूपीएससी में यही ट्रेंड बना हुआ है। यूपीएससी में अधिकांश जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सब आल्टर्न अप्रोच पर पूछे जा रहे हैं, यानी समाज के सबसे निचले तबके से पूछे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए खिलजी के टाइम का पूछा गया, तो खिलजी के टाइम में पूछ लेंगे खिलजी के समय में समाज में क्या क्या व्यवस्था व्याप्त थी, किस तरह से समाज चल रहा था। तो यहां पर हमारे लिए जरूरी ये हो जाता है कि हम जब तक अलग अलग राइटर्स के व्यू को नहीं जानेंगे तब तक अपना व्यू भी तैयार नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि कोई भी आप टॉपर को आप सुनेंगे, किसी भी आप कोचिंग में अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी यही कहा जाएगा कम से कम 1 या 2 राइटर की अलग अलग राइटर की किताबें अवश्य पढ़ लें, जिससे कि आपकी भी अपनी व्यू तैयार हो जाए। तो ये बात आपके मन में क्लियर हो गई होगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको हिस्ट्री ऑप्शनल से जुड़े हुए जितने भी आपके मन में डाउट चल रहे थे वो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द आपको किसी अगले ऑप्शनल पर भी वीडियो जल्दी मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।